अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इत्तेफाक की बात है कि मैं देख रहा था कि इस्लामाबाद में भी आज तूफ़ान के साथ बारिश शुरू हो गई और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया और यहाँ बरतानिया में भी बारिश इस वक्त हो रही है। बरतानिया में वैसे बारिश होना कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी हो रही है, तो उस लिहाज से आई थिंक कुछ मौसम की अहम आंगी तो हो गई है। वहाँ पे बारिश को अब्र रहमत और मौसम में तब्दीली समझा जाता है। यहाँ भी तब्दीली है, लेकिन अब मौसम सर्दी की तरफ जा रहा है और फिर आगे से कड़ी सर्दी का आगाज़ होने वाला है। पाकिस्तान में इस वक्त 2-3 टॉपिक्स बड़े अहम हैं, सोचा उसके ऊपर आपसे बात करें। सबसे पहले तो ये कोई डोनट वाला वाक़या है, क्रिस्टी वाला, और क्रिस्टी जो भी इस चेन का नाम है, इसके ऊपर 2 तरह की आरा आ रही हैं। मैं चाह रहा था कि मैं तफसील के साथ उसके ऊपर बात करूं। 2 आरा ये आ रही हैं कि जो वाक़या हुआ उसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन उसके बाद जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आया ये बात दुरुस्त थी या नहीं थी, और जो रवैया वहाँ पे सेल्समैन का था वो दुरुस्त था या नहीं था। लेकिन इसके साथ जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो एक पोलराइजेशन देखने में आई है, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं है। मेजॉरिटी लोग तो इस वक्त इस चीज़ को खुशी हो रहे हैं काजी साहब के करतूतों की वजह से, लेकिन कुछ अहम लोग जिस तरह इमरान रियाज ख़ान और फवाद चौधरी जो हैं, उन्होंने इस वाक़े की मज़म्मत की और बहुत सारे लोगों ने इसकी मज़म्मत करने से इनकार किया और कहा कि सर्व्स हिम राइट। जिसमें मैं एक मिसाल ले लेता हूँ डॉक्टर शहबाज गिल की और मोहित पीरज़ादा की। तो आज बात करेंगे कि दोनों में से किसका नज़रिया दुरुस्त है, किसकी बात दुरुस्त है और इसके ऊपर दरअसल क्या होना चाहिए था। एक तो इसका हिस्सा ये होगा बात का, इसके ऊपर तसल्ली से मैं बात करता हूँ, लेकिन दूसरी कुछ अहम अपडेट्स हैं क्योंकि मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी गर्म है और 2 अपडेट्स ये हैं तरमीम को लेकर, वो भी काजी से मुतल्लिका हैं, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। पहले अपडेट्स पे बात कर लेते हैं, फिर हम तसल्ली के साथ इस पूरी डिबेट को देखेंगे कि आया काजी साहब के साथ जो लानत वाला काम हुआ वो दुरुस्त था या दुरुस्त रवैया नहीं था। पहले बात कर लेते हैं अपडेट्स की। 2 जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। तरमीम के ऊपर जो अपडेट्स हैं, मेरे पिछले व्लॉग में मैंने मौलाना की पलटी तो आपको बता दी थी और अब वो पलटी काफ़ी वाज़ेह हो चुकी है। दूसरी जो अपडेट्स हैं, एक तो आप जानते हैं पहले क्या किया गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर तरमीम की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर तरमीम करने के बाद ऑर्डिनेंस के तहत उसमें से आपने देखा कि मुनीब साहब ने बैठने से इनकार, वो मुनीब साहब को तो निकाल दिया, मंसूर अली शाह साहब ने बैठने से इनकार कर दिया और फिर मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखी। अब चीफ जस्टिस साहब ने उस चिट्ठी का जवाब लिखा है मंसूर अली शाह साहब को, कह लीजिए, और उसके जवाब में वो अपनी वजूहात बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों मुनीब अख्तर साहब को शामिल नहीं किया इस बेंच में जो अमेंडमेंट के बाद है, क्योंकि चॉइस ऑफ चीफ जस्टिस की आ गई है। उनका ये कहना है कि मुनीब अख्तर साहब का रवैया दुरुस्त नहीं है, वो मीटिंग छोड़कर चले गए, वो फैसले देर से करते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि काजी साहब का अपना कंडक्ट एग्जैक्टली ये है, वो भी मीटिंग में से उठ के चले जाते हैं, वो भी फैसले देर से करते हैं। नैब वाला फैसला आपके सामने है। इसकी तरह से और बड़ी सी चीज़ें हैं। तो खैर, एक तो ये अब नई अपडेट आई है, वो तो जिहाद ही हैं, असल में तो उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है काजी फैजीसा के पास। दूसरी जो अपडेट है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि सैयां बने थानेदार, और काजी साहब अब थानेदार बन चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन फाइल कर दी है कि एक तरफ हमें स्पीकर ने ख़त लिखा है कि जो तरमीमी एक्ट आ गया है पार्लियामान का, उसके मुताबिक सीटों की जो है वो बांट की जाए मखसूस नशिस्तों की। दूसरी जानिब 12 जुलाई का जो है तफसीली फैसला भी आ चुका है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन का ऑर्डर है, और इस सूरत में जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा तजब्जुब का शिकार है और वो पूछना ये चाह रहा है कि वो किस तरफ जाए। अब आप इस बात पे गैस कर सकते हैं कि काजी साहब किस तरफ जाएंगे और इलेक्शन कमीशन किस तरफ जाएगा और इसका क्या फैसला आएगा और इसका बेंच क्या बनेगा। तो इसलिए देयर आर नो सरप्राइजेज हेयर एंड देयर इज नो प्राइस फॉर एनी गेसिंग एनीथिंग कि इसमें से क्या होने जा रहा है। लेकिन ये एक अहम अपडेट थी जिसको जानना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त काजी साहब और उनके हबारी जो हैं वो खरामा बड़ी तेज़ी से जो अमेंडमेंट्स हैं उनकी तरफ रवां दवा हैं। एक और इस सिलसिले में जो अपडेट है वो ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस को बैरिस्टर गौहर की मदय्यत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। अब ये जो चैलेंज है, देखते हैं कि इसके लिए क्या बेंच बनता है और उस चैलेंज में क्या होता है।
मैं ये समझता हूँ सब जानते ही हैं इस चैलेंज का कोई नतीजा नहीं निकलना, क्योंकि काजी साहब इस वक्त जो है वो बेंच बनाएंगे, तो जो बेंच बनाएंगे वो सबको मालूम ही है। लेकिन ये अच्छा ज़रूर है कि रोज़ काजी साहब जो हैं उनको आईना दिखाने की ज़रूरत है और उनकी जो हरकतें हैं वो अयां करने की ज़रूरत है। मेरी ख्वाहिश होगी कि, मुझे नहीं पता इस केस में कौन वकील होगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि सलमान अकरम राजा साहब इस केस को खुद प्लीड करें, बिकॉज देयर इज़ नो वन बेटर दैन हिम टू टेक दिस मैटर ऑन एंड ऑल्सो फेस काजी फैज़ ईसा, क्योंकि काजी फैज़ ईसा खुद उस बेंच में लाजमी बैठेगा। ये हो सकता है ना बैठे और अपने साथ वो जो बाउंसर्स उन्होंने रखे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको बिठा दें। बहरकैफ इस वक्त ये माहौल साजी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तरमीम के लिए। 30 सितंबर मैंने आपको बताया था, यानी कि अगले हफ्ते सोमवार के बाद से जो है और शिद्दत इसमें आ जाएगी। अब ये आजकल जो मौलाना साहब की वो पलटी है वो थोड़ी थोड़ी वाज़ेह होती जाएगी और वो बताएंगे कि उन्होंने जनाब तरमीम के अंदर बहुत अहम किस्म की तब्दीलियाँ करा रही हैं, लिहाजा अब जो है ये तरमीम बड़ी अच्छी होगी और कोशर हो गई, हलाल हो गई है, इसके ऊपर हमने हलाल का स्टैंप लगा दिया है और ये तरमीम अब हो जाएंगी। लेकिन इन तमाम वाक़ियों के अंदर मुझे आज भी ये बात नज़र आती है कि शायद इसका जो समर है, इसका जो फल है वो काजी फैज़ ईसा को ना मिल सके, क्योंकि दो चीज़ें हैं। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। दो चीज़ें हैं, पहले इसका एक बैकग्राउंड जान लीजिए। नौ स्ट्रॉबेरी कर लें और 9 चॉकलेट कर लें, सही है। वो अलग अलग डब्बे के, फिर एक और डब्बा खोल लें। एक डब्बा इतना बड़ा नहीं होगा। एक डब्बे में कितने आते हैं? एक डब्बे में कितने आते हैं? आप ईसा फाई दें, आप ईसा फाई दें, आप ईसा फाई दें। क्यों ऑर्डर नहीं करते? लानत हो आप पे, लानत हो आप पे, लानत हो आप पे। मैंने कहा कि ये एक वीडियो कल मंजर आम पर आई और वो वीडियो थी काजी फैज़ ईसा की कुछ रोज़ बल्कि कुछ हफ्ते कबल हुए एक वाक़े की कि इस्लामाबाद में एक डोनट शॉप खुली। वहाँ काजी साहब अपनी अहलिया और बेटी के साथ, उनका कहना यह है कि प्रोटोकॉल के बगैर गए और वो वहाँ पे जाके डोनट्स ख़रीद रहे थे और जो शॉपकीपर था उसने पूछा, या वो जो सेल्समैन था, आप ईसा फैज़ हैं, और फिर उसने कहा कि आप पे लानत हो। अच्छा, अब ये जो वाक़या है इसके ऊपर कुछ बैकग्राउंड ज़रा जान लीजिए। ये वाक़या जो है मुबारक सानी केस, जो कादियानियों वाले मामले के ऊपर ख़त्म रसूल जो का इशू था, उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी काजी फैज़ ईसा के मुबारक सानी के फ़ैसले के बाद, ये उन दिनों का वाक़या है, ये आज से कुछ हफ्ते पहले की है। ऑल्दो काजी साहब अपने फ़ैसले से यू टर्न भी कर चुके हैं, बैक ट्रैक भी कर चुके हैं, और वो जो मजहबी जमातों का एक उनको बैकलैश आया था उसकी वजह से उन्होंने फिर अपनी जो है वो इस चीज़ को भी इस्तेमाल किया और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। ताकि मौलाना फजल रहमान जो हैं वो देवबंदी मकतबा फ़िक्र के हैं और ख़त्म जो नबूवत है उस वाले इशू में जो फोर फ्रंट पे होती है वो बरेलवी जमात होती है, देवबंदी नहीं होते। लेकिन काजी साहब चूँकि राम करना चाहते थे मौलाना फजल रहमान को, लिहाजा उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बड़े प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट मिले और अपनी वजाहत दी और फिर अपने फ़ैसले में उनके कहे हुए चीज़ों के ऊपर तब्दीली भी कर ली। यानी कि ये एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है जिसको डिक्टेट किया कुछ लोगों ने बाहर बैठ के। बहरकैफ वो इस वक्त यहाँ इशू नहीं है। असल इशू क्या था कि काजी साहब के ऊपर उन्होंने इस बात के ऊपर लानत भेजी। अच्छा, आप अगर मेरे पिछले वीलॉग्स देखेंगे तो जब ये वाक़या हुआ उस वक्त भी मैंने ये इसके ऊपर वीलॉग किया और ये भी बताया था, और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इस वाक़े के बाद काजी साहब ने दौड़े दौड़े जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हैं उनको शिकायत लगाई और फिर सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद ने वहाँ लोग भेजे गालबन, और उन लोगों ने या जिस किसी ने भी भेजे थे खुफिया के लोग, और वो जो ये सेल्समैन था इसको उठाकर ले गए। हमारी इतला के मुताबिक वो सेल्समैन शायद अभी भी बाजियाब नहीं हो सका है, गायब है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये है कि इसके अंदर जो वीडियो थी वो वीडियो कहाँ से आई, क्योंकि अपेरेंटली वीडियो वो शॉप के अंदर से ही कोई शख्स बना रहा था। अब अगर ये सेल्समैन बना रहा था तो सेल्समैन किसकी तहवील में है और ये वीडियो वहाँ से कैसे आई, या जो सहाफ़ी जिन्होंने वीडियो ये नशर की एहतशाम साहब, उनके पास ये वीडियो क्या किसी ज़राए, फौजी ज़राए, इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़राए या किसी थर्ड शॉपकीपर या सेल्समैन था, हम नहीं जानते। एहतशाम साहब अगर थोड़ा वाज़े कर दें
अपना सोर्स कोई सहाफ़ी नहीं बताता, लेकिन कम से कम निशानदेही कर दें ताकि कोई शकूक व शबाब ना रहे। मैंने वैसे कल इस मामले के ऊपर सिर्फ एक ही ट्वीट की थी कि जिन लोगों ने काजी को तरामीम का ख्वाब दिखाया है, अब वो काजी साहब की खूब जलालत करवाएंगे अवाम के हाथों और फिर उनको रुखसत कर देंगे, क्योंकि ये किसी सूरत भी जो है ना एक्सटेंशन के काबिल तो है नहीं, क्योंकि ही इज़ अ लिविंग लाइबिलिटी। एनीवेज, अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, इसी इशू के ऊपर कि आया ये जो रवैया कस्टमर का था वो दुरुस्त था या नहीं था। इस मामले के ऊपर 2-3 किस्म की आरा जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था ज़्यादा आई। एक तो लीडिंग से जाने से पहले चलें बात करते हैं फवाद चौधरी से। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर अपनी जो पोजीशन ली, उनका ये कहना था इस वाक़े का जो बैकग्राउंड है वो जानना बड़ा ज़रूरी है, और ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जो एक्सट्रीमिस्ट हैं TLP वाले, ये उनकी जहनीत की अक्कासी करता है, और ये उस जजमेंट के पैराए में ये कमेंट दिए गए थे, लिहाजा इसको किसी सूरत में भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता और इन लोगों को बतौर एक्सट्रीमिस्ट ट्रीट किया जाना चाहिए, जिनका ये कहना था। ये फवाद चौधरी साहब की राय थी। इस राय के ऊपर शहबाज गिल ने भी उनसे इख्तलाफ किया, सोशल मीडिया पे भी इख्तलाफ चल रहा था उनसे, और उनका ये कहना था कि जनाब ये बात दुरुस्त नहीं है और काजी फैज़ ईसा को वही मिला जिसको वो डिज़र्व करते थे। फिर एक और जो इसके ऊपर बात आई वो इमरान रियाज खान साहब की जानिब से ट्वीट आया। इमरान रियाज खान साहब का ये कहना था कि ऑल्दो काजी फैज़ ईसा किसी ना तो रहम के काबिल हैं ना अच्छे सलूक के काबिल हैं, लेकिन उनके जो साथ उनकी अहलिया और बेटी थी उसकी वजह से हमारी जो रवायात हैं वो उसका तकाजा करती हैं कि इस तरह की कोई बात उनसे नहीं की जानी चाहिए थी। ये बात भी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक और ट्वीट देखी, वो है जनाब एक साहब हैं डॉक्टर वकार खान साहब, इनकी अच्छी वाली फॉलोइंग है, गालिबन अमेरिका में होते हैं और शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हैं या हमदर्दी रखते हैं। मैं पर्सनली उनको नहीं जानता, लेकिन उनकी ट्वीट मैंने पूरी पढ़ी। अच्छा, इसके ऊपर मोहित पीरजादा साहब की भी एक लंबी ट्वीट थी, लेकिन जो डॉक्टर वकार साहब की ट्वीट थी वो मैं समझता हूँ एक आम आदमी को भी रिप्रेजेंट करती है। डॉक्टर वकार साहब ने, ये हम आपको स्क्रीन पर दिखाते भी हैं, बड़ी तसल्ली से और तफसील के साथ अपनी वजूहात लिखी कि नॉर्मल हालात के अंदर तो मैं शायद इस चीज़ को सपोर्ट ना करता और इस रवैये को मैं समझता कि ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो वो शख्स दुकान के ऊपर सेल्समैन है तो उसको अपनी कस्टमर सर्विस को देखना चाहिए और अपने जो ज़ाती ख्यालात और वो हैं वो नहीं लाने चाहिए, और दूसरा किसी के भी साथ, चाहे उनके साथ ख़वातीन हो या ना हो, इस किस्म का रवैया नहीं रखा जा सकता। लेकिन उनका ये कहना है कि मैं ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं जब ये बात करता हूँ तो मुझे ये नॉर्मल हालात की बात नहीं लगती है। मुझे मेरे आंखों के सामने वो अनगिनत माएँ बहनें आ जाती हैं जिनके सामने उनके घर वालों को, उनके प्यारों को उठाया गया पिछले 1.5 साल में, उनके घरों को तोड़ा गया, उनके घरों वालों को ज़दोकोब किया गया। फिर ऐसे भी आपको वाक़यात मिलते हैं जहाँ पे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट उनकी फैमिली मेम्बर्स को बशमूल ख़वातीन को, बहनों को, बीवियों को, माओं को, उनको पुलिस उठा कर ले गई और फिर ब्लैकमेल किया गया जी कि आप अपने आप को सरेंडर करें। इस किस्म के अनगिनत वाक़यात हैं, और ये ऐसे वाक़यात नहीं हैं कि काजी साहब कह दें जी कि हमें पता नहीं था और ये है और वो है। ये तमाम चीज़ें इनकी आंखों के सामने और इनके बतौर चीफ जस्टिस होते हुए हो रही हैं, और चूंकि ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जानती हैं कि काजी फैज़ ईसा हमारे हाथ में है, लिहाजा वो खुल के ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो इस वजह से काजी फैज़ ईसा किसी भी रवायत या रियायत, इस दोनों के काबिल नहीं है। एक जो इंटरेस्टिंग कमेंट था मैं कहना भूल गया, वो स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। इमरान रियाज के ट्वीट के नीचे एक और ही शख्स की वो बात थी, उनका भी यही कहना था कि मैं इनकी बात से इस बात की मैं मजम्मत तो करता, लेकिन मेरी आंखों के सामने मेरी माँ आ जाती है जिसको इसी तरह से जिसके उठा कर ले गए और उसको ज़दोकोब किया। तो ये जो वाक़यात हैं, ये जो पोलराइजेशन सोसाइटी की हुई है, जहाँ से हमने अपनी कुछ नॉर्म्स को, सोसाइटी के नॉर्म्स को, और मैं यहाँ पे अपनी भी एक बात अर्ज करना चाहूँगा। मैं जब पाकिस्तान छोड़ा मैंने, तो उस वक़्त मेरे बीवी बच्चे पाकिस्तान में थे। वो पाकिस्तान में बड़े सेटल थे, और बच्चियां, मेरी बेटियां मेरी छोटी हैं, स्कूल गोइंग थी, वो अपना स्कूल भी नहीं छोड़ना चाहती थी। मुझे पता था कि मेरे लिए अब यहाँ ज़मीन तंग है, तो मैं खुद पाकिस्तान छोड़ के चला गया। मेरे बच्चे पाकिस्तान के अंदर ही थे। अब बच्चों को साथ ना ले जाने की 2 वजूहात थी चले जाने की। एक वजह ये थी कि मैं परदेश में था और सेटल नहीं था, तो अभी मुझे पता नहीं था कि मुझे कितना अरसा लगेगा, और दूसरी चीज़ ये थी कि एक जहन में ये बात भी थी कि हमारी रवायात रही हैं, सियासी मुखालफत जो भी हो, या आप
की जो भी चीज़ें हों, आपकी फैमिली को तंग नहीं किया जाता, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, स्पेशली ख़वातीन और बच्चों को। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि आने वाले दिनों में, तो 9 मई के बाद के जो हालात थे, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक लोगों के घरों पे रेड किया गया। मेरे घर के ऊपर भी रेड हुआ, मेरे भाई को उठा के ले गए, मेरी भतीजियाँ, भाभी, बीवी, बेटियाँ, वो सब घर में मौजूद थे। चार दीवारी का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया। खैर, मैंने तो चूँकि मेरे बच्चे जो थे वो पाकिस्तान से बाहर आ सके इमीडिएटली, वो एक गुड लक कह लीजिए, लेकिन बाकी लोगों को ये सहूलत शायद हासिल नहीं थी। अब ये वाली वो तमाम बैकग्राउंड है। मुझसे बदतरीन हालात लोगों ने देखे, उनकी फैमिलीज़ ने सफ़र किए, आज भी सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे सिविलियंस जो हैं इस वक्त मिलिट्री की कस्टडी में हैं। हसन नज़याज़ी उसमें से एक मिसाल है, और न जाने कितने लोग हैं। ख़वातीन के ऊपर जाएं तो आलिया हमज़ा हैं, वो आज भी उनकी फैमिली फेस कर रही है। खतीजा शाह थी, अनगिनत ख़वातीन हैं, मैं सबका नाम इस वक्त नहीं ले सकूंगा, लेकिन वो भी ख़वातीन हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको नहीं भूलना चाहिए। वो आज भी अपनी बीमारी और बुजुर्गी के बावजूद वो कैद में हैं, और ये सारा काजी फैज़ ईसा के दौर में हो रहा है, जब काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब इस तरह की पोलराइजेशन करने और इसकी बुनियाद रखने, क्योंकि पाकिस्तान के ये वाले हालात शायद किसी मार्शल लॉ के दौर में भी ना गुजरे हों, इस तरह की चीज़ों के पीछे अवाम अब बेवकूफ़ नहीं है, जानती है, समझती है। सोशल मीडिया का दौर है, अवाम ये समझती है कि इस तमाम चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो काजी फैज़ ईसा है। वो जिम्मेदार इस तरह से है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि रियासत, देखिए हमारे जिस आइन का काजी फैज़ ईसा हर वक्त जिक्र करता है, उस आइन की खूबसूरती ये है कि रियासत जब जब अपने इख्तियार से तजावुज़ करेगी, अपनी हदूद से बाहर फलांगेगी, तो अदालत उसको आकर रोकेगी, और अदालत जो है वो शहरी के बुनियादी इंसानी हकूक़ को बहम पहुँचाएगी, उसको तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि काजी फैज़ ईसा ना सिर्फ ये खुद करते, बल्कि पाकिस्तान की तमाम अदालतें उनको ये तरगीब देते हैं कि वो ये काम करें और फिर इंसाफ करें। क्योंकि ये जिस अदालत में बैठते हैं, जिस इमारत में बैठते हैं, जिस आइन के तहत बैठते हैं, वहाँ पे इनके लिए हुक्म है, और ये अल्लाह का हुक्म है, फाकुम बैनुल जो अदल का है कि अपने इंसानों के अंदर अदल करो। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फेलियर है, और ना सिर्फ यहाँ फेलियर है बल्कि इस बात को कहने में कोई आर नहीं होगा कि काजी फैज़ ईसा इज द आर्किटेक्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर, और उनके करीब तरीन हवारी भी ये बात कर रहे हैं। अब इस तमाम तर बात करने की वजह क्या थी कि असल ये वजह है कि लोगों का इस वक्त सख्त रवैया है, और वो समझते हैं कि ये जो इस सेल्स पर्सन ने बात की है, सेल्समैन ने बात की है, वो दरअसल हक बजानिब इसलिए है कि इस वक्त काजी फैज़ ईसा वो हेट फिगर बन चुका है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर अच्छा अब बहुत सारे लोग हैं वो टेक्निकलिटी पे भी जा रहे हैं। कुछ लोग तो ये बात भी कर रहे हैं कि उसने ऐसी खास नामुनासिब बात नहीं की है। लानत हो जो है, इसको अगर आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो उसका कहते हैं डैम यू। ये तो अक्सर हम बच्चों को भी कह देते हैं, या वो गुस्से में कह देते हैं। यहाँ सियासतदान को भी कह दिया जाता है कि डैम यू। तो खैर ये अब वो लानत हो आप पर, ये बात गाली है या नहीं, ये भी एक अलग बहस है। लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकूंगा कि फवाद चौधरी की बात दुरुस्त है या डॉक्टर शहबाज गिल की बात दुरुस्त है, लेकिन मैं अपने ज़ाती तजर्बे, मुशाहिदे और जो खुद पे गुजरी, उस सब को सामने रख कर मैं यही कहूँगा कि मुझ में शायद इतनी गिरावट ना होती अगर मेरे सामने काजी आता, तो मैं तो खैर कभी उसको नहीं कह सकूंगा, मैं नहीं किसी को कह सकता आप पे लानत हो, लेकिन मैं किसी और शख्स को उसके कंडक्ट को जज करने का कम से कम इस सिचुएशन के ऊपर या इस सिचुएशन के अंदर अपने आप को उसमें नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं नहीं तसव्वुर कर सकता कि लोग इस वक्त जो हैं वो क्या सोच रहे हैं। ये बात जो है वो सिर्फ वो टीएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सट्रीमिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। जो लोग उसके साथ अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं, उसके साथ मिला रहे हैं, उनको इससे गर्ज नहीं है कि ये असल में इशू क्या था या बात क्या थी या किस वजह से उसने कहा लानत हो।
एक्चुअली जो पर्सन इन क्वेश्चन काजी फैज़ ईसा एक लाजमी तौर पर इस वक्त, चाहे आप लिबरल हैं या आप फैशिस्ट हैं या आप एक्सट्रीमिस्ट हैं या मजहबी हैं या नहीं हैं, काजी फैज़ ईसा इस पाकिस्तान की तारीख का वो अटर फेलियर साबित हुआ है कि जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है वो कम से कम यक जुबान हो गया है कि इनके ऊपर लानत हो। जिस तरह से मैंने पहले अर्ज की कि शायद मैं अगर होता तो मुझ में इतनी गिरावट नहीं है कि मैं इनके ख़ानदान के सामने इनको कोई बड़ा बुला कहता, लेकिन दिल में शायद मैंने इस सेल्समैन से जो बात थी उससे ज़्यादा ही करता। लेकिन ये हर किसी को खुद ही अपने कंडक्ट को जज करना है। ओवरऑल इस किस्म का रवैया बाकी सियासतदानों के साथ भी रखा जाता है जो अनपॉपुलर हैं, स्पेशली जब लंदन आते हैं। उसकी मैं हक में नहीं हूँ, उसको मैंने हमेशा उसकी मजम्मत की है, क्योंकि आपके इख्तलाफात किसी से कुछ भी हो सकते हैं सियासी तौर पर। आप लोगों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। लेकिन काजी फैज़ ईसा का जो मामला है वो शायद इख्तलाफात का नहीं है, ज़्यादती का है। तो यहाँ पे ज़्यादती का मामला आता है, वहाँ शायद जो प्रिंसिपल्स हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो ये इस पे कहते हैं ना, मेरे 2 सेंट्स थे, मेरी ये राय थी। आपकी क्या इसके ऊपर राय है, आप ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइए। इंशाल्लाह मज़ीद ख़बरों तक के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।